हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर रैंकर्स मैथ जिसका नाम है। तो थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है जिसमें एसएससी सीजीएल 2025 के स्ट्रैटेजी से रिलेटेड मैं बात करूंगा। इसके अलावा हर एक डिटेल मतलब प्री में आपका तैयारी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या क्या बुक रेफर कर सकते हैं, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, कितना और मॉक प्रैक्टिस किस ढंग का होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पे कितना फोकस करना है, इस ढंग से आपका मेंस का कंप्लीट डिटेल और फाइनल कट ऑफ क्या होना चाहिए, मतलब कि आपको क्या टारगेट रख के तैयारी करनी चाहिए। तो ये कंप्लीट वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर यकीन मानिए ये एक वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैं इस ढंग से बताता हूँ कि जैसे मैं अपने छोटे भाई लोगों को जैसा सजेस्ट करता हूँ कि किस ढंग से तैयारी करनी चाहिए। लोग मेरे से आसपास भी गांव वाले पूछने आते हैं कि किस ढंग से तैयारी करनी चाहिए, तो उनको भी मैं यही सलाह देता हूँ। और बहुत लोगों का ने लास्ट कुछ सालों में क्लियर किया है। तो ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि एग्ज़ाम कब है। सीजीएल 25 नज़दीक है, और नज़दीक है इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि टाइम रहते आप संभल जाए। अगर जो आपको रिजल्ट लेना है तो फिर से सीजीएल 26 की तरफ ना देखना पड़े। आपका एसएससी सीजीएल 2025 ये लास्ट चांस होना चाहिए। ठीक है, तो 6 महीने का टाइम है। आपका जो नोटिफिकेशन है ये आपका आ जाएगा जून जुलाई के लगभग में। एग्ज़ाम जो है आपका सितंबर अक्टूबर 2024 में होना है। तो सितंबर अगर 15 सितंबर भी लेकर चलते हैं तो आपके पास पूरे 6 महीना के लगभग में टाइम है। और 6 महीने टाइम प्री के लिए, मेंस के लिए 3 महीना उसमें से और जोड़ दीजिए तो लगभग लगभग 9 महीने का टाइम है। और मैं कहता हूँ कि 9 महीने का टाइम सफिशियंट है एक बिगिनर के लिए भी, जो अभी तक एसएससी का कुछ नहीं जानता है, थोड़ा सा ठीक ठाक बंदा है, एवरेज से एवरेज स्टूडेंट है, तो वो 9 महीने में आराम से एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, बशर्ते कि उसका गाइडेंस सही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा विषय क्या है कि आप लोग सीजीएल 24 का जो फाइनल कट ऑफ आया है उसको देख के थोड़ा सा डर रहे होंगे। सारे यूट्यूबर्स ने जितना भी या बड़े बड़े टीचर्स ने जितना भी वो क्लेम किया था कि ये कट ऑफ जाएगी वो कट ऑफ जाएगी, उससे कट ऑफ 30 से 40 नंबर ऊपर गया है। तो उससे डरना नहीं है। इसका मेन रीज़न क्या है ना, दो रीज़न है मेन, वो पहले समझ लीजिए। दो दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था मेंस का। अब उसमें से एक शिफ्ट में 9 क्वेश्चन गलत थे और दूसरे शिफ्ट में 10 क्वेश्चन गलत थे। 10 क्वेश्चन गलत होने का मतलब कि 3 मार्क्स अगर को जो क्वेश्चन का जोड़ते हैं तो 30 नंबर उधर हो गए, और 1 मार्क्स निगेटिव भी कटता है। तो लगभग लगभग 30 से 35 नंबर का डिफरेंस उधर, 10-15 नंबर नॉर्मलाइजेशन का डिफरेंस आया। तो इस कारण से लगभग लगभग कट ऑफ जो है वो उसमें 25 से 30 नंबर का गैप देखने को मिला है। अब अगर एसएससी वे क्वेश्चन सही डालते पहले से ही तो ये जो आपका कट ऑफ देखने को मिला है, फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, वो 20 से 30 नंबर कम होते। तो उस पार्टिकुलर चीज़ पे नहीं जाइए। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एसएससी में हमेशा से होते आया है और हमेशा होगा। ये भी आप लिख के ले लीजिए। मैं लगभग लगभग सीजीएल 12-14, मतलब मेरे भैया लोग वगैरह देते थे, तो 12-14 से सीजीएल से आज सीजीएल 25 हो गया। 12-13 सालों में करीब करीब यही हाल रहा है हमेशा से एसएससी सीजीएल का। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा ना पढ़ के अगर जो आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, एग्ज़ाम में गलत क्वेश्चन आए तो उसको थोड़ा सा स्किप करके निकलने की कोशिश कीजिए। देखिए, उस टाइम पे पता नहीं लगता है कि गलत क्वेश्चन है या सही क्वेश्चन है, पर यह है कि क्वेश्चन अगर गलत रहेगा आपसे नहीं बनेगा। तो जो हमारा स्किप वाला मेथड है कि ज़्यादा टाइम नहीं देना है एक क्वेश्चन पे, तो आपका कोई क्वेश्चन 1 मिनट टाइम खराब कर दिया, वो गलत गलत है कि नहीं है उस टाइम पे, नहीं सही है वो नहीं पता लगता है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ सकते थे ना। आपका टाइम बचेगा, आप रिटर्न आके फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जिस ढंग से बनता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान देने का होता है। तो ये जो सीजीएल 2024 का जो कट ऑफ आया है उससे परेशान मत होइए, पर हाँ ये मान के चलिए कि आप कंपेयर कीजिएगा सीजीएल 2023 वाले कट ऑफ से, और उससे 20 नंबर 25 नंबर एक्स्ट्रा की तैयारी करनी है आपको, क्योंकि लोग हर साल सीजीएल का कट ऑफ 10 नंबर 15 नंबर बढ़ता ही है, ये हर साल देखते आया हूँ। क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेगा फिर भी,
लोग स्कोर कर लेते हैं। तो तैयारी हमारी उस ढंग की होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है ये मैं समझाता हूँ। बेसिकली हमारे पास 6 महीने का टाइम है प्री के लिए, मेंस के लिए 9 महीने का टाइम है, ठीक। अब प्री जो है वो आपका इस ढंग से है कि क्वालिफाइंग है, और मेंस जो है उस पर मेरिट बनता है। पर प्री क्वालिफाइंग है, पर उसका क्वालिफाइंग का भी कट ऑफ अच्छा खासा जाता है, 145 नंबर, 150 नंबर। तो वो दूसरी चीज़, आप प्री में जितना अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका मेंस का सिलेबस भी करीब करीब सेम ही है। तो आपका ऐसा नहीं हो सकता है कि जो लड़का प्री में 120 लाए वो मेंस में 390 में 360 ले आएगा। मेंस में 390 में 360 वही लाएगा जो प्री में इधर 170 लाया है। तो ये मत सोचिए कि प्री तो क्वालिफाइंग है, हो जाएगा मान रहा हूँ। पर अगर जो आप प्री की अच्छे से तैयारी करते हैं, आप सेम पैटर्न मेंस का भी है, सेम, थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं पर करीब करीब मोटा मोटी सेम है। बस डिफरेंस आपको एक चीज़ देखना है कि प्री में निगेटिव मार्किंग 1/4 का है, मेंस में निगेटिव मार्किंग 1/3 का है। जब कोई भी एग्ज़ाम हो ऑल इंडिया, अगर जो निगेटिव मार्किंग 1/4 का है तो आप कुछ क्वेश्चन तुक्का ले सकते हैं। जीएस में जैसे अगर 25 में से 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन आप तुक्का ले सकते हैं। उसमें होता क्या है कि वो मार्क्स घटने के चांस बहुत कम होते हैं, रेयर 2-3% चांस है कि मैथ्स की 1/4 में मार्क्स घटेंगे तुक्का लेने पे। पर मेंस में क्या होता है कि लोग प्री की तैयारी इस ढंग से करते हैं कि वो तुक्का लेके चलते हैं, पर यहाँ मेंस में जो 1/3 हो रहा है ना, लोग 1/3 में फंस जाते हैं। 1/3 में अगर जो आप तुक्का लेंगे तो आपका मार्क्स निगेटिव में ही जाएगा। मतलब 75% 80% चांस है कि आपका मार्क्स निगेटिव में जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिए कि आपको तैयारी एसएससी की इस ढंग से करनी है मेंस के हिसाब से। आप प्री का भी मॉक लगा रहे हैं तो निगेटिव ज़्यादा लेने का प्रयास ना करें, तुक्का ना ले। जो क्वेश्चन आता है या जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत डाउट में है, दो ऑप्शन के किसी डाउट में फंस रहे हैं, तो आप उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए, तब तक चलेगा। पर एकदम ही नहीं आ रहा है तो उसको आप टच मत कीजिए, मेरा सजेशन ये रहेगा। ये आदत आप प्री से ही बना के रखिए, ताकि वो मेंस में, जैसे होता क्या है कि प्री में आदत है पूरा तुक्का लेने का और मेंस में 2-3 महीने का टाइम है, ये आदत 2-3 महीने में सुधर नहीं पाता है। तो इसलिए आप अभी से जब मॉक अटेम्प्ट लेंगे तो आपको तुक्का नहीं लेना है, इस बात का ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए हमारा सिलेबस क्या है। प्री का तो सिलेबस हो गया जी, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, चारों का वेटेज समान है, सभी के 25-25 क्वेश्चन है, 50-50 मार्क्स है, सारा का वेटेज समान है, ठीक। और मेंस में क्या है, तो मेंस का जो है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, उसमें से मैथ और रीजनिंग तो हो गया 30-30 क्वेश्चन। इंग्लिश और जीएस में जीएस का थोड़ा क्वेश्चन कम है, जीएस के 25 क्वेश्चन हैं और इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है। पर ये जो जीएस का 25 क्वेश्चन है ना, इसको आप कम नहीं मानिए, क्योंकि अभी जो मेरिट बन रहा है वो जीएस बेस्ड ही बन रहा है। क्योंकि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये तीनों में सभी लोग लगभग बराबर से स्कोर करते हैं। 4-6 नंबर का डिफरेंस होता है, 2-4 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। पर जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें जो एवरेज लड़का पढ़ा है, ठीक ठाक पढ़ा है, वो 12-14 क्वेश्चन सही कर पाता है, और जो एकदम बढ़िया से पढ़ा है वो 19-20 क्वेश्चन सही कर ले जाता है। तो कोई 14 क्वेश्चन सही कर रहा है, कोई 19 क्वेश्चन सही कर रहा है, तो 5 क्वेश्चन का अंतर 5-15 से 20 मार्क्स, 3 मार्क्स वो मार्क्स के और एक निगेटिव वाले आप रख लीजिए, तो 20 मार्क्स का फर्क सिर्फ और सिर्फ जीएस में वो ला सकता है। तो जीएस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जीएस अभी जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सीजीएल 22 से लेकर 25 तक, तीनों में जो बढ़िया पोस्ट पे जो बढ़िया रैंक लाए हैं उनके आप जीएस का स्कोर देखिए, उनका जीएस बहुत अच्छा स्कोर गया है, तभी उनका रैंक अच्छा आया है। तो इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। करना क्या है आप ये समझिए। प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी ये मत देखिए, आप मेंस लेवल का तैयारी कीजिए। पर चूँकि प्री है तो आपको मॉक लगाने हैं प्री वाले। अब 6 महीना है, 6 महीना में आप टारगेट रखिए कि 100, मतलब 6 महीना में हो गया 180 दिन, 180 दिन में आप टारगेट रखिए कि 90 सेट आपको प्री के लगा लेने हैं, ठीक। और बाकी कुछ मॉक आपको मेंस के लगाने हैं इस बीच भी, ताकि आपका मेंस के लिए थोड़ा हैबिट बना रहे,
ठीक, ताकि 3 महीना आपको कम नहीं लगे। 90 या इसको 80-70 भी कर सकते हैं। मेंस के मॉक थोड़ा ज़्यादा लगा लो, क्योंकि मेंस और प्री में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। ठीक, मेंस आपको टारगेट मेंस करना है, पर प्री के स्कोर भी अच्छे आने हैं। टारगेट मेंस करने के लिए आपको क्या करना है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस 4 सब्जेक्ट, उसके बाद मेंस में कंप्यूटर है और टाइपिंग है। आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए इन चीज़ों को। टाइपिंग का स्पीड 27 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश में, जो कि आप अगर नए भी कैंडिडेट हैं तो आपका ये 2 से ढाई महीने में ये स्पीड आ जाता है। 2.5-3 महीना मैक्सिमम, आधा घंटा पर डे भी अगर जो आप टाइपिंग करते हैं तो मैक्सिमम आपका 3 महीने में इंग्लिश में 27 का स्पीड आ जाता है। तो अगर जो आपने टाइपिंग कर रखा है पहले से तब तो ठीक है, मेंस एग्जाम से 1 महीना पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, बस 10-15 मिनट भी लेके चलेंगे। अगर जो आप न्यू कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आप टाइपिंग आधा घंटा कंटिन्यू कीजिए। आपका 2 से 3 महीने 4 महीने तक में टाइपिंग हो जाएगा। उसके बाद बेशक आप छोड़ दीजिएगा, फिर मेंस से 1 महीने पहले टाइपिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि टाइपिंग अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इधर आप 390 में 390 मार्क्स भी ले आओ, कोई भी पोस्ट अब नहीं मिलता है, तो वो ज़रूरी है। फिर कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, तो कंप्यूटर भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है नहीं, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। कट ऑफ भी मीडियम रेंज में है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, पर यह है कि अगर उसमें भी अगर आप क्वालिफाई नहीं किए तो कोई सा भी पोस्ट नहीं मिलेगा। तो कंप्यूटर की भी तैयारी करनी ज़रूरी है। तो अगर आप पिछले साल में कर रखे हैं तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत फिर मेंस के टाइम पे करना होगा। अगर नहीं कर रखे हैं तो कंप्यूटर 1 घंटा आधा घंटा अभी से लेके चले 2-4 महीने में, आधा 1 घंटा भी रोज़ लेके चलेंगे तो 2-3 महीने में कंप्यूटर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थोड़ा छोटा छोटा सब्जेक्ट है, कम मेहनत है उसमें, पर उसका क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्वालिफाई से थोड़ा जितना लास्ट 2 साल का कट ऑफ देख लीजिएगा, 2-3 साल का जितना कट ऑफ है उससे 5-10 नंबर एक्स्ट्रा का तैयारी आप कर लीजिए, उसमें क्वालिफाई कर जाइए। ठीक, इसके बाद आते हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। ठीक, ये हमारा कोर सब्जेक्ट है जो कि आपका प्री में भी है, मेंस में भी है। करना क्या है, कंप्यूटर में भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक, रीजनिंग के लिए सबसे आसान सब्जेक्ट रीजनिंग, चारों सब्जेक्ट में। रीजनिंग के लिए आपको करना कुछ नहीं है, जो आप मॉक लगाएंगे प्री के मेंस के उसको आप लगाते चलिए, उसमें उसका एनालिसिस अच्छे से कीजिए। ठीक, मॉक लगाते चलना है। अगर आप नए भी कैंडिडेट हैं ना, मॉक ज़रूरी है, डेली नहीं कीजिए। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो 2 दिन में 1 मॉक कर लीजिए। अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं तब तुम डेली ही मॉक कीजिए, 1 प्री 1 मेंस, इस ढंग से लेके चलिए, ज़्यादा सही रहेगा। मॉक सबसे ज़्यादा फ़ायदा, और मॉक प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। प्रीवियस ईयर अगर ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ नए मॉक्स लगा लीजिए, फिर से प्रीवियस ईयर को एक आध बार और रिपीट कर दीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा जितना प्रीवियस ईयर को आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का हो गया कि आपका मॉक में जितना मिल रहा है रीजनिंग उतना कीजिए। अब उसमें से मान लीजिए आपका ब्लड रिलेशन का रीजनिंग हर बार गलत हो रहा है, तो किसी भी यूट्यूब टीचर को पकड़िए, उसका ब्लड रिलेशन कंप्लीट कराया हुआ है बहुत लोगों ने, ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक उठाइए, कंप्लीट कर जाइए और फिर से आगे बढ़िए। रीजनिंग इसी ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग जैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, इसमें से 15-17 तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, बाकी 7-8 जो चैप्टर में दिक्कत हो रहा है एक एक दिन करके, वो मैक्सिमम 1 आध महीने में रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका टेंशन है नहीं। ठीक, इसके बाद बात आती है जीएस की। जीएस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अभी के लिए मैं इतना बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर का जीएस का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे। और प्रीवियस ईयर में इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन किस किस टॉपिक को टच कर रहे हैं। अगर जो जैसे डांस फॉर्म टच कर रहा है, मेडिएवल हिस्ट्री टच कर रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री टच कर रहा है, इंडियन ज्योग्राफी टच कर रहा है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप उस चीज़ का कहीं डिटेल बढ़िया से पढ़ें। मॉडर्न ज्योग्राफी अगर जो आ रहा है तो आप उसका डिटेल अच्छे से पढ़िए, तो वो बेनिफिशियल होगा। आपको प्रीवियस ईयर तो नहीं ही छोड़ना है, उसके अलावा जिस टॉपिक को टच किया जा रहा है ना, आप उसको कहीं से भी किसी अच्छे टीचर से
हालांकि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, बढ़िया कोई बुक लीजिए। और अगर आप किसी का वीडियो देखते भी है ना, तो वीडियो बार बार रिपीट करके ना देखिए, एक बार उस चैप्टर को समझ लीजिए, थोड़ा बहुत उसका नोट्स पीडीएफ जो भी होता है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उससे बार बार जितना बार बार स्टडी खुद से कीजिएगा, पढ़िएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जीएस के लिए वो कर सकते हैं। ठीक, हमारा रीजनिंग और जीएस कंप्लीट हो गया। और करंट अफेयर्स एसएससी में लास्ट 6 मंथ का ही कीजिएगा। कभी कभी एसएससी, कभी कभी क्या ये ऐसा भी होता है कि 2-2 साल 3-3 साल पुराना करंट देता है। तो देखिए, अब 3 साल पुराना करंट देगा तो वो किसी का बस का नहीं है कि 3 साल का करंट कवर करे। आप 6 मंथ का कवर करके जाइए। 6 मंथ में अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। उसका जो टाइम, मतलब कि करंट पे इतना ज़्यादा टाइम खर्चा कीजिएगा, उसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग कहीं ज़्यादा बेटर हो सकता है, या फिर आपका स्टैटिक जीएस बेटर हो सकता है। इसलिए करंट पे 6 महीने का आप कोई भी मैगजीन वगैरह उठाइए, किसी भी यूट्यूबर का क्लास उठाइए जो बड़े ढंग का है, ऐसे ही किसी का भी नहीं, जो जिसका करंट अच्छा है वो ढंग का उठाइए। बाकी बचा इंग्लिश और मैथ। ठीक, मैं पहले इंग्लिश पे आऊँगा। इंग्लिश में आपका स्ट्रैटेजी देखिए, इंग्लिश में 3 पार्ट हैं, ग्रामर पार्ट है, वोकैब पार्ट है, और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है। ठीक, ग्रामर देखिए, जीएस के लिए मैंने बुक कोई सजेस्ट नहीं किया है। जीएस वो आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसका मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और आप अगर बोलेंगे तो इंग्लिश मैथ्स का भी अलग अलग वीडियो हर एक टॉपिक पे अलग से डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। बाकी वो कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, कर सकते हैं कमेंट। तो इंग्लिश के लिए क्या है ना कि इंग्लिश में 3 पार्ट मैंने बताए। अब वो कैब तो आपको हर हाल में थोड़ा रटना ही पड़ेगा। अब रटने का एक तरीका होता है, एक तो है कि आप वो कैब को बिना समझे सिर्फ रटे जा रहे हैं। एक आप काम क्या कर सकते हैं कि वो कैब को थोड़ा सा गूगल करके देख लीजिए, उस पर मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इस टाइप का डिक्शनरी आएगा। अगर जो आप किसी वर्ड का, जैसे कैल कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग लिखिएगा, वो आएगा। 2-3 टाइप का डिक्शनरी, उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देखिएगा, किसी भी वर्ड का इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देखिएगा, और उसका हिंदी अर्थ भी देख लीजिएगा। उसके एग्जाम्पल वगैरह थोड़ा देख लेंगे ना, मतलब एक वो कैब को आप अच्छे से सर्च करेंगे, थोड़ा उसका यूजेज वगैरह देखेंगे, तो वो खुद ब खुद कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि आप करना क्या है। थोड़ा सा वोकैब उस ढंग से ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप अभी से रीडिंग हैबिट डालिए। अगर जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर, नोवेल, या कोई भी स्टोरी बुक, या 6 to 10 एनसीईआरटी का जो इंग्लिश वाला बुक है, कोई सा भी, सो उससे जीएस भी थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। तो आप वो उठा सकते हैं, रीडिंग हैबिट डालिए, क्योंकि रीडिंग हैबिट डालेंगे उससे कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा, क्लोज टेस्ट इंप्रूव होगा, PQRS इंप्रूव होगा आपका, और उससे थोड़ा वोकैब भी सही होगा। तो ये भी ज़रूरी है। और थर्ड हो गया ग्रामर टॉपिक। तो ग्रामर के लिए नीतू मैडम की बुक सबसे अच्छा है। कुछ इंग्लिश के टीचर हैं जैसे अमन वशिष्ठ वगैरह हैं, उन्होंने एक प्लेलिस्ट डाल रखा है पूरा इंग्लिश का, वो आप देख सकते हैं, बहुत सही है। नीतू मैडम का बुक बहुत सही है। पर देखिए, ग्रामर में ये चीज़ होता है कि लोग टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं रटने में, ग्रामर रूल्स वगैरह। ग्रामर रूल्स वगैरह एक सरसरी निगाह में आपको देखना है, और उसके क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, वो ज़्यादा याद रखता रहता है। अगर आप एक रूल को 10 बार रट रहे हैं, वो शायद नहीं याद रहे, पर एक रूल से रिलेटेड अगर जो आपने 10 क्वेश्चन बना रखे हैं, तो वो याद होने के ज़्यादा चांसेज हैं। ठीक, तो आप ध्यान ये रखिए कि इंग्लिश जो है ना, प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए रटने से ज़्यादा। मतलब मैथ्स का जैसे क्वेश्चन होता है ना, मैथ्स में हम लोग को बचपन से पता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूव होगा, उतना बढ़िया होगा, उतना फास्ट बनेगा। इंग्लिश का सेम है, आपको इंग्लिश प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितना रूल पे प्रैक्टिस होगा, जितना आपका क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, PQRS प्रैक्टिस होगा ना, वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है एग्ज़ाम में, उसको रटने की तुलना में। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद फिर मैथ्स के लिए भी मैं यही कहूँगा, 2 टाइप से आप मैथ्स बनाइए। पहला चैप्टर वाइज, दूसरा मॉक वाइज। चैप्टर वाइज से क्या होता है कि किसी एक चैप्टर पे अगर जो आप 100-150 क्वेश्चन बनाते हैं कहीं से भी, तो वो उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर करता है, उससे स्पीड, टाइमिंग सब बढ़ती है, एक्यूरेसी इंप्रूव होता है।
और अगर जो आप मॉक वाइज बनाते हैं तो उससे क्या है कि कंबाइंड सभी चैप्टर के क्वेश्चन एक एक दो दो मिलते हैं। अब वहाँ से आपको ये पता लगता है कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस पर आप अलग से वर्क कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, टाइमिंग वहीं से इम्प्रूव होगा। मॉक वाइज जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह का जो है वो सेक्शनल भी आता है, तो सेक्शनल भी आप दे सकते हैं जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो रहा है। और बाकी इंग्लिश रहे, मैथ्स रहे, जीएस रहे, प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मतलब प्रीवियस ईयर आप इस ढंग से रटें कि लास्ट 3-4 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम में एसएससी के आए हैं वो आप कंप्लीट करके जाएं। कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड अगर आए प्रीवियस, क्योंकि 90% तो प्रीवियस रिपीट होता है। क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम रिपीट होते हैं, उसके डाटा वगैरह चेंज करके, तो अगर प्रोसेस आएगा तो वो बन जाएगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पे ध्यान दें, प्रीवियस ईयर आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक, बाकी कुछ बुक्स मैंने देखिए वो बता दिया। इंग्लिश का आपको नीतू मैम का ग्रामर के लिए देखना है, और पिनैकल वगैरह का आता है चैप्टर वाइज, या किसी का अगर आपको और कोई बढ़िया प्रोडक्ट लगता है, मैंने तो पिनैकल यूज़ किया है, तो आपको पिनैकल वगैरह का चैप्टर वाइज आता है। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग भी आता है, तो वो सब खरीद सकते हैं। बाकी नीतू मैडम वाला ग्रामर वाला बुक इनफ है। वो कैब के लिए आप नीतू मैडम रेफ़र कर सकते हैं। एमबी पब्लिकेशन में आइटम फ्रेज और सब्स्टिट्यूशन उसके प्रीवियस ईयर के कलेक्शन है, तो वो यूज कर सकते हैं। वो कैब पटना में हम लोग थे तो एम के मिश्रा का अभी भी डिक्शनरी आता है, वो बढ़िया है। या सभी लोग HC हार्डविक रेफ़र करते हैं वो कैब का, तो वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी मॉक प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के अलावे। अगर जो आप बिगिनर हैं तो थोड़ा कम मॉक लगाएं, 2 दिन पर एक लगा ले, 3 दिन पर एक लगा ले, पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि बिगिनर को थोड़ा बाकी सब चीज़ कवर भी करना होता है, सिलेबस वगैरह कवर करना होता है। अगर जो आप पहले सिलेबस वगैरह कवर कर चुके हैं तो फिर मॉक डेली लगाएं, एक प्री का एक मेंस का, इस ढंग से। किसी दिन ना मन है तो ना लगाएं, पर आप रेगुलर लेके चलें। और मॉक सिर्फ लगाना नहीं होता है, मॉक लगाने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर एनालिसिस में हो गया कि जैसे आपके मैथ्स के क्वेश्चन हैं, अब उसमें जो ऑनलाइन हो रहा है टेक्स्ट बुक वगैरह, उसमें ये भी बता देता है कि आपने किस क्वेश्चन पे कितना मिनट खर्च किया है। तो सिर्फ गलत वाले क्वेश्चन नहीं देखना है, गलत वाले क्वेश्चन आपको देखना है कि क्यों गलत हुए, जो आपने छोड़े हैं वो भी देखना है कि क्यों छूटा, और जिस क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा लगा है, जो मतलब आधा मिनट का क्वेश्चन था, आप उस पर 2-2.5 मिनट दे रहे हैं, 1.5 मिनट दे रहे हैं, तो ये भी एक सोचने का विषय है कि क्यों। तो ये प्रॉपर एनालिसिस इस ढंग से होता है। दूसरा चीज़ एनालिसिस इस ढंग से होता है मॉक का कि कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ है, जीएस है, आपको कोई टॉपिक से बार बार क्वेश्चन छूट रहा है, इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपका कवर्ड नहीं है, कंप्लीट नहीं है। उस टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिएगा तो नेक्स्ट जब भी वो मॉक में उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो उसको आप सही कीजिएगा। तो इस ढंग से धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। बाकी अब मेरे वीडियोज़ कंटिन्यू आएंगी, तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको किस ढंग का वीडियो चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।